शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सगीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पर। आईबीएस क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और इसको हम होम्योपैथिक मेडिसिन से किस तरह ठीक कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। लोग कई कई साल से आईबीएस का इलाज कराते हैं लेकिन आईबीएस कंट्रोल नहीं होता। आईबीएस का होम्योपैथिक में बहुत अच्छा और मुश्किल ट्रीटमेंट मौजूद है। आईबीएस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये मेल फीमेल दोनों में देखी जाती है और ये हर एज ग्रुप में देखी जाती है। पहले हम नाम से शुरू करते हैं। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल होता है चिड़चिड़ा, बाउल होता है हमारी आंतें और सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इसमें होता यह है कि जिस तरह हम चिड़चिड़े हो जाते हैं इस तरह हमारी आंतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ अलामात पैदा होती हैं। इन अलामात को हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। आईबीएस में आंतों की जो मूवमेंट है, जिसको हम पैरास्टाइटिक मूवमेंट कहते हैं, इस मूवमेंट की वजह से स्टूल ट्रैवल करता है। आंतें स्टूल को आगे धकेलती हैं। ये मूवमेंट ट्रिगर हो जाती है, यानी ये मूवमेंट आंतों की जो नॉर्मल है ये अब नॉर्मल हो जाती है आईबीएस में। अब हम बात कर लेते हैं कि आईबीएस में कौन कौन सी सिम्टम्स हमें देखने को मिलती हैं। आईबीएस के सिम्टम में जो पहली मेन सिम्टम है वो गैस्ट्राइटिस है, यानी पूरे पेट में गैस भर जाती है, पेट फूला हुआ होता है, ब्लोटिंग हो जाती है। इसके साथ ही लोअर एब्डोमेन में पेन महसूस होता है, क्रैम्पिंग पेन होता है, मरोड़ पड़ते हैं पेट में। इसी वजह से बार बार स्टूल की हाजत होती है। स्टूल या तो बहुत पतला होता है या फिर बहुत हार्ड हो सकता है। अगर पतला स्टूल हो रहा है तो वो डायरिया डोमिनेटेड आईबीएस होता है। अगर हार्ड स्टूल हो रहा है तो वो कॉन्स्टिपेशन डोमिनेटेड आईबीएस होता है। जिस तरह का भी आईबीएस होता है उसमें ये होता है कि पेशेंट जब स्टूल करके वापस आता है तो उसको ब्लोटिंग में, पेन में, गैस में, इन तीन चीज़ों में बहुत रिलीफ महसूस होता है। पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन कुछ देर के बाद, घंटे दो के बाद, उसको दोबारा से इस तरह से स्टूल की अर्ज होती है और ये इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आईबीएस की क्या काजेज़ हैं, क्या वजूहात हैं। आईबीएस की वजूहात में जो सबसे मेन काज है, जो वजह है, वो एंटीसिपेशन है, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप इमोशनल डिस्टर्बेंस कह सकते हैं। एंटीसिपेशन क्या होती है कि पेशेंट कोई भी काम करने से पहले अपने आप को घबराहट महसूस करता है। फ़र्ज़ करें पेशेंट ने कल कहीं जाना है तो आज ही से उसकी तैयारी स्टार्ट कर देता है। उसके ज़हन में होता है कि कल मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ। इसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। इस डर की वजह से उसको इसका जो आईबीएस है वो ट्रिगर कर जाता है और उसको 10 से साल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है आईबीएस की। उसके बाद आईबीएस की एक दूसरी बहुत बड़ी वजह जेनेटिक काज है कि अगर पेशेंट के वालिदैन में से किसी को ये प्रॉब्लम रह चुका है तो उसमें, उसकी औलाद में, उसके बच्चों में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जेनेटिक काज आईबीएस की एक बहुत बड़ी वजह है। इसके बाद आईबीएस की एक वजह एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जो लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं तो उनमें बाज़ औक़ात इनके इस्तेमाल के बाद आईबीएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आईबीएस की एक बहुत बड़ी वजह स्पाइसी फ़ूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जो लोग होटलिंग करते हैं, स्पाइसी फ़ूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इन लोगों में आईबीएस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आईबीएस होने की एक वजह कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ है, या जो लोग अल्कोहलिक ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों में भी आईबीएस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद वो लोग जो कि अनप्यूरिफाइड वाटर यूज़ करते हैं, पानी उनका साफ़ नहीं होता, तो पानी साफ़ न होने की वजह से एक बैक्टीरिया एच पाइलोरी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी आईबीएस का प्रॉब्लम पैदा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आईबीएस होने की। इसके बाद आईबीएस होने की एक वजह ग्लूटेन एलर्जी है। आटे का जो प्रोटीन है वो ग्लूटेन है, तो ऐसे फूड खाने से भी जिनमें कि ये ग्लूटेन की मिकदार ज़्यादा होती है, तो जबकि फ़ास्ट फूड में जो कि यूज़ होते हैं तो उनमें ग्लूटेन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, प्रोटीन यूज़ होती है, तो ऐसे लोगों में भी आईबीएस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद कुछ लोग मीठे ड्रिंक्स जैसे कि स्वीट ड्रिंक्स, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल, डब्बे वाले जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से भी आईबीएस का प्रॉब्लम पैदा होता है। इसके बाद कुछ लोगों को मिल्क की वजह से, यानी दूध और दूध की बनी चीज़ों की वजह से भी आईबीएस का प्रॉब्लम होता है। ये लोग दूध या दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते,
तो इन जैसे कि मिठाइयाँ हैं, इनमें भी दूध का यूज़ होता है, तो मिठाई से भी इनको भी आईबीएस का प्रॉब्लम होता है। इसके बाद आईबीएस की वजह लेडीज़ में, औरतों में हार्मोनल प्रॉब्लम है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीरियड्स आने से पहले या पीरियड्स के दौरान दस्त से साल आते हैं, तो ये भी आईबीएस की एक वजह है। इसके बाद ऐसे पेशेंट जिनको आंतों का अल्सर रह चुका है, कोलोन डिजीज़ रह चुकी है, तो इस वजह से भी आईबीएस का प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। तो ये कुछ वजूहात थीं, कुछ काज़ेज़ थीं जो कि आईबीएस की हैं, जिनकी वजह से आईबीएस का प्रॉब्लम पैदा होता है। अब हम आईबीएस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन पे बात कर लेते हैं। आईबीएस के ट्रीटमेंट में जो हमारे पास सबसे पहली मेडिसिन है, वो है अर्जेंटम नाइट। दोस्तों, अर्जेंटम नाइट मेडिसिन आईबीएस के ट्रीटमेंट में सबसे टॉप की मेडिसिन है। इसमें फ़ियर ऑफ एंटिसिपेशन होता है। इन लोगों को आईबीएस का जो प्रॉब्लम है, वो फ़ियर ऑफ एंटिसिपेशन की वजह से होता है। जैसे पेशेंट ने कोई काम करना है, तो उसको पहले से ही उसकी घबराहट स्टार्ट हो जाती है, उसको मोशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे उसने किसी से बात करनी है, किसी मजमे से बात करनी है, कहीं पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो उससे पहले उसको घबराहट स्टार्ट हो जाती है, उसको मोशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों में इम्तिहान से पहले दस्त आना स्टार्ट हो जाते हैं एंटिसिपेशन की वजह से। या अगर पेशेंट ने किसी मीटिंग में जाना है, तो उसको रात से ही दस्त होना स्टार्ट हो जाते हैं कि सुबह मैंने मीटिंग में जाना है। तो इस तरह से ये सिम्पटम्स आती हैं सामने, जिसमें हम अर्जेंटम को यूज़ करते हैं। अर्जेंटम का जो पेशेंट होता है, ये मीठा बहुत पसंद करते हैं ये लोग, तो इनको मीठा खाने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको ऐसी सिम्पटम्स नज़र आती हैं, तो इसमें आप अर्जेंटम को यूज़ करवाएँ, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा सामने आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है आईबीएस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम में दोस्तों ऐसा होता है कि इमोशनल एक्साइटमेंट की वजह से पेशेंट को दस्त साल आने लगते हैं। जैसे कि कोई अचानक बुरी खबर सुनने से उसको दस्त साल आने लगते हैं। उसमें होता है कि पखाना जो होता है बगैर पेन के होता है, इसमें कोई दर्द नहीं होता। तो जहाँ पे आपको इमोशनल एक्साइटमेंट की वजह से आईबीएस का प्रॉब्लम नज़र आए, तो उसमें आप जेलसीमियम को इस्तेमाल करवाएँ, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है आईबीएस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है बेसिलिनियम। दोस्तों, बेसिलिनियम को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ के आंतों में बैक्टीरिया की वजह से ख़राबी आ जाती है, आंतों की मूवमेंट ट्रिगर हो जाती है, दस्त साल आने लगते हैं। तो बेसिलिनियम मैदा के अंदर बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है। तो इसको आप 200 में एक डोज़ हर 2 दिन के बाद इस्तेमाल करवाएँ, बाकी मेडिसिन के साथ, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास आईबीएस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है एच पैलोरी। दोस्तों, एच पैलोरी को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे अनप्यूरिफाइड वाटर की वजह से पानी में एच पैलोरी का बैक्टीरिया आने की वजह से आईबीएस का प्रॉब्लम पैदा होता है। पेट फूल जाता है, दस्त से साल आने लगते हैं, गैसेस की प्रॉब्लम पेशेंट फील करता है। तो ऐसी कंडीशन में आप एच पैलोरी को 200 में या 1 एम में हर तकरीबन 4 दिन के बाद इसकी एक डोज़ बाकी मेडिसिन के साथ दें, तो इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास आईबीएस के ट्रीटमेंट के हवाले से, दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है आईबीएस के ट्रीटमेंट में। ये मेडिसिन है नेक्सोमिका। तो दोस्तों, नेक्सोमिका को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे पेशेंट कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, और उसको स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसकी वजह से इसका आईबीएस ट्रिगर हो जाता है। ऐसे लोग ऑफिस वर्क करते हैं, और इनमें होता है कि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इनमें एक सिम्पटम बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि इनको पखाने की बार-बार और नामुकम्मल हाजत होती है। पेशेंट पखाने के लिए जाता है, लेकिन थोड़ा-सा पखाना इजेक्ट होता है, तो कुछ देर के बाद उसको दोबारा से ये पखाने की अर्ज होती है। तो ये एक बहुत ख़ास सिम्पटम है नेक्सोमिका की। तो जहाँ पे आपको इस तरह की अलामात नज़र आएँ, तो इसमें आप नेक्सोमिका को यूज़ करवाएँ, तो उसका रिज़ल्ट बहुत शानदार नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास आईबीएस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है लाइकोपोडियम। दोस्तों, लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है, ये दूसरों के ऊपर हुक्म चलाना चाहता है। किसी भी नए काम को करने में, नई जगह पे जाने में ये झिझक महसूस करता है। लाइको का जो पेशेंट होता है, वह नए लोगों को मिलने से भी हिचकिचाता है। तो ये लाइकोपोडियम की माइल्ड सिम्पटम्स हैं। अब हम फिजिकल सिम्पटम पे बात करते हैं। फिजिकल सिम्पटम में ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन, यानी कि लोअर एब्डोमेन में पेन होती है। पेशेंट मीठा बहुत पसंद करता है, खाने में मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। थोड़ा सा खाना खाने के बाद इसका पेट फूल जाता है।
लाइको का जो पेशेंट होता है ये गर्म चीज़ें खाना पसंद करता है, गर्म पीता है और गर्म खाना खाता है। फिज़िकली जो पेशेंट होता है वो बहुत दुबला-पतला होता है और ये चिड़चिड़े मिजाज का होता है, इसको गुस्सा बहुत आता है। तो जहाँ पे आपको इस तरह की सिम्पटम्स नज़र आएँ वहाँ पे आप लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करवाएँ, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास आईबीएस के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है एलोस। दोस्तों एलोस जो मेडिसिन है इसके सिम्पटम भी बहुत मैच करते हैं आईबीएस से। इसमें पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ की कैफ़ियत होती है, रैम्बलिंग होती है, पेट में दर्द होता है, क्रैम्पिंग पेन होता है इसमें। इसमें भी पतले दस्त पेशेंट को आते हैं। पेशेंट टॉयलेट से वापस आने के बाद बहुत ज़्यादा रिलीफ़ महसूस करता है। उसकी गैस भी कम हो जाती है, पेन में भी रिलीफ़ महसूस करता है। तो जहाँ पे आपको इस तरह की सिम्पटम्स नज़र आएँ वहाँ पे आप एलोस को यूज़ करवाएँ, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास आईबीएस के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है एलोमीना। दोस्तों एलोमीना में आईबीएस के साथ कॉन्स्टिपेशन होती है। इसके पेशेंट को कई-कई दिनों तक स्टूल पास नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर होती है, बहुत शदीद कब्ज़ होती है। ये लोग इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और उनकी आंतों में भी ड्राइनेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। तो जहाँ पे आपको इस तरह की कैफ़ियत नज़र आए, तो वहाँ पे आप एलोमिना का इस्तेमाल करवाएँ, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास आईबीएस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है कार्सिनोसन। दोस्तों कार्सिनोसन को हम जेनेटिक काज़ में यूज़ करते हैं, जहाँ पे पेशेंट के वालिदैन में से किसी को ये प्रॉब्लम रह चुका है, तो उसको अगर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे हम इसको इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर 1 एम की एक डोज़ हर तकरीबन 10 दिन के बाद इस्तेमाल करवाते हैं, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास आईबीएस के ट्रीटमेंट के हवाले से वो है मर्कसाल। दोस्तों मर्कसाल में होता ये है कि पेशेंट को क्रैम्पिंग पेन होती है और पेशेंट का जो स्टोमक है, जो मैदा है, बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। पेशेंट को थोड़ी देर के बाद पखाने की हाजत होती है, पखाना बार-बार और बिल्कुल पेचिश की तरह से होता है। तो जहाँ पे आपको इस तरह की सिम्पटम नज़र आएँ, कटिंग पेन के साथ बार-बार पखाने की हाजत हो और पखाना करने के बाद पेशेंट रिलीफ़ महसूस करता है, तो ऐसे आईबीएस में आप मर्कसाल को इस्तेमाल करवाएँ, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है आईबीएस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है एलिस्टोनिया। दोस्तों एलिस्टोनिया में डायरिया के साथ हल्का बुखार होता है और सुबह के टाइम नाश्ते से पहले पेशेंट को पखाने की हाजत होती है और पेशेंट को नोज़िया यानी मतली भी होती है इसके साथ, और पेशेंट जो खुराक को इस्तेमाल करता है वो हज़म नहीं होती, काफ़ी देर बगैर हज़म हुए पेशेंट के स्टमक में पड़ी रहती है। इसके बाद पेशेंट को जो मोशन होता है उसमें गैर हज़म शुदा खुराक खारिज होती है। तो जहाँ पे आपको इस तरह की सिम्पटम नज़र आएँ वहाँ पे आप एलिस्टोनिया को यूज़ करवाएँ, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो कि हम आईबीएस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कर दें। अगर आपको आईबीएस का प्रॉब्लम है और आप इसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।